4 मिनट वैसे भी 5 बजने के बच्चे। तो बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की, मैंने बिल्कुल भी नील बट्टा सन्नाटा, मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एक समझा दिया था कि भाई ये आपको बनाना है, बस आपको इतनी बात बता दिया था कि ये जो आपके पास एक्चुअल और बजट है, ये वर्ड को इग्नोर कर दो। मैंने क्या बोला था कि आप नॉर्मल इसको मानो कि ये आपका एक्चुअल और बजट कोई अलग अलग नहीं, आपको नॉर्मल इसको डेटा मानो कि भाई ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का नॉर्मली डेटा दिया है, ठीक है। आपको बजट कब से कब का बनाना है, आपको बजट बनाना है कैश बजट फॉर अप्रैल से लेकर जून तक का। आपको कैश बजट कब से लेकर कब तक का बनाना है, अप्रैल मई जून का। गॉट इट दिस पॉइंट। आपको कैश बजट बनाना है अप्रैल मई जून 2018 का। और आपके पास ये पुराने 3 महीने का डेटा है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, और आने वाले 3 महीने में क्या हो सकता है उसका भी डेटा है। यानी ओवरऑल मेरे पास डेटा कितने मंथ्स का है, ओवरऑल मेरे पास डेटा 6 मंथ का अवेलेबल है, जिसमें से 3 मंथ्स का एक्चुअल डेटा है और 3 मंथ्स का बजटेड डेटा है। मतलब ये 3 मंथ्स का पीरियड अभी आने का है, ठीक है। ये 3 मंथ्स का पीरियड अभी आने का है। चलो अभी और कोई कनेक्ट हो गए, त्रिवेणी भी कनेक्ट हो गई। त्रिवेणी जस्ट अभी शुरुआत की हमने, और अभी जो जस्ट कनेक्ट हुआ था पूर्वा, अभी जस्ट हमने क्लास की शुरुआत किया है, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डिंग सुने होंगे ओके सर। तो कुछ भी मिस नहीं हुआ है, डोंट वरी है। जस्ट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट ही किए है, ओके। तो उसके बाद हमारे पास ये हमको एक्चुअल एंड बजटेड सेल्स का क्या किया गया है, कुछ फिगर दिया गया है। एक्चुअल और बजटेड सेल्स का क्या किया गया है, कुछ हमें फिगर प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें आगे, हमारे पास एक्चुअल और बजटेड परचेज की भी इंफॉर्मेशन दी गई है। हमारे पास एक्चुअल और बजटेड परचेज की भी इंफॉर्मेशन है। और उसके अलावा हमारे पास एक्चुअल और बजटेड वेजेस की भी इंफॉर्मेशन थी। फिर उसके अलावा हमारे पास और क्या था, चौथे पॉइंट पर हमारे पास स्पेसिफिक एक एडवांस टैक्स का पेमेंट हुआ था मई के मंथ में, वो भी है। और एक अप्रैल मंथ में 10,000 प्लांट का पेमेंट हो रहा है, ये भी एक इंफॉर्मेशन थी। उसके अलावा हम हर महीने 300 रुपए रेंट देते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस, मतलब ऊपर कोई भी खर्चे में जुड़ा नहीं बोलता, मतलब ये एक और एक्सपेंसेस की हमें जानकारी दे दी। उसके अलावा 10% ऑफ परचेस एंड सेल्स आर, ठीक है, ये क्या होना चाहिए था, आर ऑन कैश टर्म्स। तो आपका जो 10% परचेस और सेल्स है वो कैश में होता है, मतलब बचा हुआ 90% काय में होता है, क्रेडिट में। और जो 7वां पॉइंट है वो क्रेडिट के लिए था, मतलब वो 90% पोर्शन के लिए था। क्या था, क्या कह रहा था कि क्रेडिट परचेस आर पेड आफ्टर 1 मंथ, मतलब जो उधारी वाला परचेस है उसका पेमेंट 1 महीने बाद जाता है। और जो उधारी वाला सेल है, मतलब 90% सेल है, उसका आप पैसा कब कलेक्ट होता है, आफ्टर 2 मंथ होता है। और टाइप लैग होता है इन वेजेस के पेमेंट में और एक्सपेंसेस, वेजेस एंड एक्सपेंसेस, मतलब ये वाले पेमेंट में आधा महीने का डिले होता है, मतलब आधा महीने का पेमेंट तुरंत हो जाता है, आधे महीने का पेमेंट लेट होता है। बस इतना ये क्वेश्चन। और 8वां पॉइंट में हमारे पास था ओपनिंग कैश बैलेंस, दैट्स इट। लास्ट पॉइंट था हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस। तो ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हमने, यस। आज इतनी जल्दी क्लास कैसे शुरू कर दी है? अच्छा रक्षा, अच्छा जल्दी नहीं किए, भी जस्ट 2-4 मिनट हुआ है। अभी मैं आज अनाउंस भी कर दूंगा, अपन डेली बेसिस पे ना थोड़ा 5 के पहले लेंगे। होता क्या है, फिर उधर क्लास कंटिन्यू करते करते अपने 6 बज जाते हैं, और उधर हॉटस्पॉट हो जाता है 6 बजे ना, एकदम से 12th वाले भी फिर कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग अपना थोड़ा सा 10 मिनट टाइम इधर पहले कर देंगे, तो उधर आराम से 5:55 तक के हम रिलीज हो जाया करेंगे क्लासेस से, ठीक। और क्योंकि अब हमें थोड़ा धीरे धीरे ना, धीरे धीरे हमको टाइमिंग थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा अपनी क्लासेस का। नाउ अब आप लोग कंफर्टेबल हो ना क्लासेस के साथ, मतलब जिस वे में हमारी क्लासेस चल रही है, नाउ ऑल यू आर कंफर्टेबल। यस सर। धीरे 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 हम टाइमिंग देखो, क्योंकि हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो हमें कहीं ना कहीं टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर टाइम इंक्रीज नहीं करना है तो फिर हमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट हो सकता है मुझे 1-2 आपसे छुपाने पड़े, फिर आप मेरे को गालियां मारोगे कि देखो ठाकरे सर कैसा पढ़ाते हैं, बोले पूरे कॉन्सेप्ट ही नहीं बताते। तो ये दिक्कत ना है, इसलिए हम लोग टाइमिंग बढ़ा देंगे, ठीक है। वेलकम रूपाली, रूपाली भी आ गई, रक्षा भी आ गई अभी। चलो बढ़ते हैं हम आगे। इसका सॉल्यूशन करना था, ठीक है, इसका क्या करना चाहिए था, हम लोगों ने सॉल्यूशन करना चाहिए था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आपके सामने, ठीक है। हम क्या बना रहे हैं, हम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। कौन सा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ, एक काम करूं मैं सॉल्यूशन को फुल स्क्रीन पे करूं, आप लोग के पास क्वेश्चन हार्ड कॉपी है क्या?
किसी ने प्रिंट नो वगैरह किया था? सर। अच्छा, यानी सभी के पास सॉफ्ट कॉपी है। यस सर, सॉफ्ट कॉपी। ओके चलो ठीक है, कोई नहीं। फिर इतनी आधी स्क्रीन में करते ताकि क्वेश्चन भी दिखे और सॉल्यूशन भी दिखे। ओके, यस सर। स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट, स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट कौन से पीरियड के लिए? फॉर द पीरियड ऑफ, फॉर द पीरियड ऑफ कौन से पीरियड के लिए करना है? अप्रैल टू जून 2018। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया भाई साथों साथ सॉल्व कर ले तो चलो, फिर बाद में लिखने का टाइम मत मांगना। चलिए हाथ चलाइए आप लोग भी साथों साथ। बाकी जगह तो हाथ बहुत अच्छे से चलाते हो, यहाँ भी हाथ चलाओ। चलो, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, हाँ मेरे लाइन मारने के तरीके को मत देखना, मैं आड़ा टेढ़ा लाइन मारता हूँ, मेरे को सीधी लाइन मारते नहीं आती, साफ और सुथरी बात है ना। आप लोग को आती होंगी तो आप लोग सीधी सीधी लाइन मार लेना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग कैश ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे? ओपनिंग कैश बैलेंस। तो बताइए क्या हमें ओपनिंग कैश बैलेंस पता था? यस पता था सर। कहाँ? ये लास्ट पॉइंट था ओपनिंग कैश को लेकर, ये देखो लास्ट पॉइंट है। कहाँ है आपका? एक मिनट, ये देखिए कितना है कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल? 13,000, 13,000 रुपए का क्या है? ओपनिंग कैश बैलेंस है। ओपनिंग कैश बैलेंस है 13,000 रुपीज का, 13,000 रुपए का। तो लो जी मैं लिख देता हूँ 13,000 रुपए। किसी को इसमें समस्या मेरे यहाँ 13,000 लिखने पर? नो सर। फिर इसमें हम लोग और क्या ले लेते हैं? कैश रिसिप्ट। हम लोग क्या ले लेते हैं? कैश रिसिप्ट, जो कैश हमें मिलने वाली है। तो मुझे पता है हमारे पास एक सेल से रिसिप्ट होने वाली थी, लेकिन सेल में भी दो पोर्शन था। एक 10% कैश सेल है जो हमें तुरंत मिल जाएगा, और जो 90% है वो है क्रेडिट सेल, जिसका पैसा हमें कब मिलने वाला है? ये 2 रियलाइज होने महीने वाला बाद। है 2 महीने बाद। वेरी गुड। तो चलो एक एक करके करते हैं। जनवरी मंथ के सेल पर आ जाओ। ये रहा जनवरी मंथ का सेल हमारे पास। तो मुझे बताओ जनवरी मंथ का जो 80,000 का सेल है, इसका 10% मतलब कि 8,000 कब मिल जाएंगे? 8,000 जनवरी में। जनवरी में। और इसका 90% पोर्शन कब मिलेगा? मार्च मार्च में। जनवरी में मिलेगा क्या? 72,000 हट नहीं मिलने वाला। फरवरी में मिलेगा क्या? हट नहीं मिलने वाला। कब मिलेगा? मार्च में। और मार्च मुझे बनाना है क्या? नहीं। मुझे बनाना है क्या? नहीं। तो नो सर। ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए कोई भी काम की नहीं, ना तो इसका 10% काम का, ना तो इसका 90% काम का। ढेला मेरे कोई काम नहीं आने वाली ये चीज, है ना। चलो फिर दूसरी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन कौन सी पढ़ते हैं? क्या हो गया भूषण? कैसी कैसी आवाजें निकाल रहा है? चलो फिर फरवरी का 10% देखते हैं। फरवरी का 10% देखते हैं। तो फरवरी का 10% तो फरवरी में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रज्वल ने सॉल्व किया है, आंसर आया उसका 12,400, 6,100, 26,300। माइट भी प्रज्वल एक बार चेक कर लेते क्विकली। होप सो सही हो आपका जवाब। एक बार चेक कर लेते हैं। सर मेरा भी वैसा ही आया है। अच्छा, रक्षा का भी वैसा ही आया, तो होप सो सही हो आपका जवाब। ठीक है, तो फिर मुझे आप जल्दी जल्दी फिगर्स बताते हुए चलो। ये कंसेप्ट सभी को जम गया कि वो बताओ मुझे। ये जो सेल का है 10% तुरंत, 90% 2 महीने बाद, मैं डायरेक्टली फिगर भी लिख लूं चलेगा क्या? यस सर। प्लीज किसी को दिक्कत है तो बोल दो, मैं एक एक पॉइंट फिर डिटेल में बताऊंगा। नहीं तो फिर अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके, क्या कहा? यस सर। मतलब मुझे फिगर बताते हुए चलना जिसका साउंड सही आता है। ठीक है, प्राची भी अभी कनेक्टेड है। प्राची के अलावा और कौन कनेक्ट हुआ अभी? भूमिका भी कनेक्ट हो गई, दो और। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें अप्रैल का 10% ले लेना है। तो देखो, तो अप्रैल का 10% कैश सेल कितना था? 90,000। कितना है अप्रैल का? 90,000। 90,000 का 10% कितना होगा? तो 90,000 का 10% 9,000। ठीक है, कितना होता है? 9,000। और आपका इधर फरवरी का अप्रैल में आएगा। फरवरी का 90% कब आने वाला है? अप्रैल में।
तो 80,000 का 90% कितना होता है? 72,000। 2,000। ओके, फिर मई मंथ का देखते हैं। मई मंथ का कितना सेल था? 85,000। तो 85,000 का 10% तुरंत मिल जाएगा, मतलब 8500 तुरंत मिल जाएगा। और जो मार्च महीने का है 90%, मार्च महीने का 90% ये कब मिलेगा? मई में। तो कितना होता है ये? 67,000। 67,500। वेरी गुड, ओके वेरी गुड। उसके अलावा आगे जून मंथ का भी देखते हैं। तो जून मंथ का 10% कितना हो जाएगा? 80,000 का 10% 8,000। और उसके अलावा उसका अपने को लेना है मार्च, अप्रैल मंथ का 90% कितना होगा? 81,000। तो लो भाई, मैंने 90% और 10% की इंफॉर्मेशन लिख दिया। इसमें किसी को दिक्कत है? कोनो दिक्कत? यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसके बाद नेक्स्ट चीज कौन सी लेनी होती है? अगली चीज हमें इसमें लेनी होती है कैश पेमेंट। अब हम क्या करने वाले हैं? कैश पेमेंट। तो चलो हम बात करेंगे कैश पेमेंट की। थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर बढ़ा दी जाए आप लोगों के लिए। हाँ सर, बढ़ा दी जाए। एलो जी बढ़ा दिया। तो ये रहा हमारा कैश पेमेंट। तो कैश पेमेंट में एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसका पेमेंट कर देते हैं अपन? परचेज का। लेकिन परचेज में फिर से वही दो बात आएंगी। कौन सी? 10% कैश परचेज था, करेक्ट, जिसका पेमेंट तुरंत हो जाएगा। और 90% क्रेडिट परचेज था, जिसका पेमेंट कितने महीने डिले था? 1 महीने। 1 month। ठीक है, तो मैं पहले कैश परचेज पूरा लिख लेता हूँ। मेरे पास कैश परचेज 50,000, 45,000, 50,000, 45,000 और 35,000। इसका 10-10% क्विकली लिख लू। 5,000, 4,500 और 3,500। 30,000। और जो 90% है वो 1 महीने डिले होता है, मतलब मार्च का 90% अप्रैल में गया होगा, अप्रैल का मई में गया होगा और मई का जून में गया होगा, राइट। तो मुझे अब Yes, sir। बताइए कितना आता है ना क्रेडिट परचेज का पेमेंट? 37,800। हाँ, फिर नेक्स्ट कितना आता है? 45,000। 45,000। फिर 40,500। 40,500। वेरी गुड। ये क्या कर दिया हम लोगों ने? परचेज का पेमेंट कर दिया भाई। ठीक है, हमने क्या कर दिया? परचेज का पेमेंट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, अभी मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा, आप वैल्यू लिख रहे हो ना? गुड, लिखो वैल्यू। ठीक है, अब परचेज के बाद हमें और किसका पेमेंट करना था? हमें वेजेस एंड एक्सपेंसेस का पेमेंट करना था। वेजेस एंड एक्सपेंसेस के नाम से हेड था। अच्छा, यहाँ पर भी कंडीशन, अगर मैं अलग से वर्किंग नोट नहीं बनाना चाहता, 50% सर इमीडिएटली दोनों मिलता है। अलग। नहीं, ऐड करके भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, बट हाँ मैं सर, ऑलवेज रिकमेंड करूंगा कि आपने एक साथ लिखना चाहिए। मैं ऑलवेज रिकमेंड क्या करूंगा? एक साथ लिखना चाहिए। तो एक साथ लिखना चाहिए, उसके लिए आपको इसकी क्या करना पड़ेगा? अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये जो काम कर रहे हैं ना अलग अलग, तो आप, मैं रिकमेंड हमेशा क्या करूंगा? एक साथ बनाओ, मतलब वर्किंग नोट दिखाओ अलग से और यहाँ डायरेक्टली अमाउंट लेकर आओ। ठीक है, तो हम लोग ये डायरेक्टली एक काम करें, कैलकुलेटर पे कर ले क्या? अब इतनी समझ आ गई आप लोगों को कैसे निकालना है? हम भी हाँ एक काम सर। करते हैं, टोटल में निकालते हैं। तो देखो मुझे बताओ, मेरे पास है जनवरी का वेजेस। थोड़ी सी अलाइनमेंट आगे पीछे हो गई यहाँ पर। जनवरी का जो मेरे पास यहाँ पर दो चीजें है, एक वेजेस है और एक एक्सपेंसेस है। ठीक है, दो हेड है, वेजेस और एक्सपेंसेस करके। जनवरी का 50% जनवरी में मिल जाएगा और 50% फरवरी में। तो मेरे लिए जनवरी की इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं है। ठीक है, फरवरी का 50% फरवरी में मिल जाएगा और बचा हुआ 50% मार्च में। तो मेरे लिए फरवरी की भी इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। फरवरी की भी इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। हाँ, मार्च की बात करते हैं। मार्च का 50% तुरंत मिल जाएगा मार्च में, मतलब पेड कर देंगे, और बचा हुआ 50% अप्रैल में करेंगे। ओके, मतलब ये वाला तो काम नहीं आएगा, लेकिन ये जो 20,000 का 50% अप्रैल में पेड होगा ना, मतलब अप्रैल में कितना पेड होगा? 10,000। कितना होगा? 10,000। और इधर अप्रैल का एक्चुअल कितना था? 24,000। तो 24,000 का 12,000। 50% होता है 12,000, मतलब टोटल मिला के 22,000 का वेजेस आएगा क्या? अच्छा, Yes, sir। वेजेस और एक्सपेंसेस दो अलग अलग हेड है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हेड है।
अभी हमने पहले वेजेस की बात करना है। ये 22,000 समझ में आया सर? क्या? हाँ सर हाँ बोलो। ये वेजेस का पेमेंट नेक्स्ट मंथ में जा रहा है ना? हाँ, आधा तुरंत हो रहा है, आधा नेक्स्ट मंथ में जा रहा है, हाँ सर वही पूछना था। क्योंकि यहाँ पर हाफ लिखा है ना, हाफ मंथ लैग इन पेमेंट, आधे महीने की देरी होती है, हाँ। मतलब 50% की देरी होती है देने में। यस। ठीक है, तो ये हमने मार्च का हाँ। 20,000, तो कितना आ गया 22,000। वैसे से हम आगे निकाल लेंगे। अप्रैल का 50% कितना हो जाएगा? 12,000। 20 ये 12,000 और नेक्स्ट मंथ में 50 जाएगा मई में, और मई का 50% तुरंत मिल जाएगा, मतलब मई में भी कितना आएगा? 22,000। 22,000 मई में भी कितना आएगा? 22,000। अब जून की बात करते हैं, तो जून का 18,000 का 50% तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि 9,000, 9,000 और मई का 50% इधर आएगा, मतलब 10,000। मतलब दोनों मिलाकर कितना आ रहा है? 19। 19,000 वेरी गुड। ऐसा ही सेम एक्सपेंसेस के लिए भी करना है, तो मुझे जल्दी से एक्सपेंसेस की अमाउंट बता दो। कोई लिखकर एक्सपेंसेस की अमाउंट, अच्छा लिख दिया गया है भाई, किसी ने चैट में बता दिया है, आई गेस 12, 10, 9 प्रज्वल ने बता दिया है, थैंक यू प्रज्वल। 6,500, फिर 6,500, फिर 5,500। ठीक है सर, ये कैसे आई अमाउंट? तो वही आधा तुरंत, आधा अगले महीने में, आधा तुरंत, आधा अगले महीने में, ऐसे करके ये अमाउंट आ रही है। ओके, तो हमने वेजेस और एक्सपेंसेस को भी लिख लिया। अब उसके अलावा मेरे पास फोर्थ पॉइंट पर आ गया मैं। फोर्थ पॉइंट पर मेरे पास था इनकम टैक्स। फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास क्या है? इनकम टैक्स। हमने इनकम टैक्स पे किया है, बोलता है कौन से महीने में? मई के मंथ में। तो ये हमारे पास अप्रैल में गया क्या? नहीं। कब गया ये इनकम टैक्स? मई के महीने में, तो मैंने मई में लिख दिया। ठीक है, किस नाम से लिख लोगे? एडवांस इनकम टैक्स। एडवांस इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हो। उसके अलावा हमने फोर्थ पॉइंट में एक और पॉइंट दिया है कि हमने प्लांट खरीदा है। ठीक है, हमने प्लांट खरीदा है, और ये प्लांट का पेमेंट हुआ है अप्रैल में। कितने रुपए का प्लांट है? कितने का प्लांट है? 10,000 का। तो हमने ये 10,000 का अप्रैल में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पांचवें पॉइंट पर आए, तो पांचवा पॉइंट बोलता है रेंट हर महीने 300 रुपए देने हैं, और यहाँ लैग इन पेमेंट की बात ही नहीं किया। मतलब जिस महीने का रेंट है उसी मंथ में पेड हो जाता है, और हर महीना कितना कितना है? 300 ईच मंथ, और नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस, मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है बोलता है, मतलब रेंट अलग से खर्चा है। तो हर महीने कितने का खर्चा आ जाएगा? 300, 300, 300। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सिक्स पॉइंट है। ठीक है, अब सिक्स पॉइंट क्या कहता है हमारे पास? कि 10% ऑफ द परचेज एंड सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। तो ये मैं ऑलरेडी पॉइंट यूज कर चुका हूँ क्या? मैं परचेस और सेल्स का जब कैलकुलेशन किया तो मैंने 10% वाला पॉइंट ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। अब उसके बाद आगे हमारे को सातवें पॉइंट पे क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल के लिए इंफॉर्मेशन दिया था, मतलब ये 90% वाले के लिए इंफॉर्मेशन दिया था। सर क्या इंफॉर्मेशन दिया था? इंफॉर्मेशन ये थी कि ये परचेज का पेमेंट हम 1 महीने बाद करते हैं, और सेल्स का पेमेंट हमें 2 महीने बाद मिलता है। तो हमने ये पॉइंट को भी ऑलरेडी कंसीडर कर चुका है, तो मेरा सातवां पॉइंट भी कंसीडर करके हो चुका है। और आठवां पॉइंट है कैश एंड बैंक बैलेंस। ये भी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, ये भी पॉइंट हमने क्या कर लिया है? कंसीडर कर लिया है। थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को सिंगल स्क्रीन पर सारी चीजें दिख सके। दिख रही है क्या आप लोगों को सारी चीजें सिंगल स्क्रीन पर? टोटल निकालिए। ठीक है, अब टोटली निकालना है, फुली स्क्रीन कर देते हैं ना, अब टोटली तो निकालना है। यस सर, चलो बताओ 13,000 में प्लस करो ये 90,000 और 72, सॉरी 9,000 और 70 टोटल 94,000 94,000। अब इस 94,000 में से क्या करेंगे हम? जल्दी बोलो। ये टोटल पेमेंट की टोटल निकालेंगे, तो पेमेंट की टोटल कितनी आती है? 81,600 81,600। ये हमारा क्या गया? टोटल कैश पेमेंट। ये हमारा आ गया टोटल कैश पेमेंट। तो हमारे पास क्लोजिंग कैश कितना बच जाएगा? 12,400। 12,400। और ये 12,400 हम क्या कर देंगे नेक्स्ट, मतलब कि मई मंथ का ओपनिंग बना देंगे। लो जी, 12,400 मई का ओपनिंग बन गया। फिर मई के महीने में प्लस करेंगे, कितना आएगा? 86, 88,000। सॉरी
88,400. 88,400 400. और ये पेमेंट की टोटल मारे तो 82,300. 82,300 और माइनस करके बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 6,100. 100. 6,100 और ये 6,100 नेक्स्ट मंथ का क्या बना देंगे ओपनिंग बैलेंस Opening 6,100. अब नेक्स्ट मंथ का प्लस करके बताओ 95,100. 5,100. 95,100 और पेमेंट माइनस करके बताओ मतलब पेमेंट की टोटल कितनी आ रही है 68,800. 68,800. 800. ओके माइनस कर दिया 26,300. लो जी बन गया कैश बजट बड़ा आसान था सवाल ठीक है यस सर आंसर भी आ गया और इसको मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दूं ये देखिए छोटी स्क्रीन दिख रही होंगी आप लोगों को चैट में बहुत सारे मैसेजेस एक बार देख लूं अच्छा सारे फिगर्स के मैसेज हैं ठीक है सारे फिगर्स के मैसेज हैं ओके चलो तो आगे बढ़े सर इसको थोड़ा सा आंसर को बड़ा कर दीजिए ना हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर ठीक है भाई ले लो यहाँ से पूरा आ गया ऊपर में तो फॉर्मेट ही है यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन आ रहा है आपका हाँ ये पूरा सॉल्यूशन आ रहा है ले लिया स्क्रीनशॉट बोलिए तो आगे बढ़े फिर Yes, sir. ओके हाँ सर बढ़ थैंक यू तो ये अभी हम लोगों ने पूरे किस अभी तक के हम लोगों ने पिछले मेरे ख्याल से हमारी कैश बजट की या बजट चैप्टर की 7वीं या 8वीं क्लास है आई गेस ठीक है तो हमने बहुत ज्यादा टाइम अभी किसके ऊपर लगा दिया है बजट्स ठीक है बजट्स में कैश बजट के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है बट मुझे बताओ चीजें क्लियर हुई क्या आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको अगर मैं पूरा एक फास्ट ट्रैक में रिकॉल करवाऊं पूरा चैप्टर अगर मैं पूरे अगर चैप्टर को रिकॉल करवाऊं एक प्रकार से तो आपको एक फॉर्मेट में कैश बजट बनाना है ठीक है ओपनिंग कैश बैलेंस में आपको ऐड करना है जितनी आपके पास कैश रिसिप्ट आ रही है जितनी भी आपके पास कैश रिसिप्ट आ रही है तो आपको मिल जाता है टोटल कैश रिसिप्ट कि टोटल आपके पास कितने पैसे आए ठीक है उसमें से लेस करना पड़ता है आपको टोटल जो भी हमारे पास है कैश का पेमेंट हो रहा है तो हमारे पास परचेस हमारे पास सेल उसके अलावा एक्सपेंसेस और कुछ इनकम की इंफॉर्मेशन होती है जो भी हमारा जैसे सेल इनकम हमारे लिए इनकम रिसिप्ट का काम करती है तो जो भी सोर्स से हमारे पास पैसे आएंगे और जिस मंथ में आएंगे हमने उस मंथ में एंटर करना चाहिए आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा जो ध्यान देना है वो क्रेडिट पीरियड का देना है ठीक है सर क्रेडिट पीरियड मतलब जो हमको टाइम अलाउ किया जाता है सप्लायर के द्वारा या हम जो टाइम अलाउ करते हैं कस्टमर्स को तो हम लोगों ने ये पीरियड का थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्यों ध्यान रखना चाहिए बिकॉज बेसिक ऑब्जेक्ट और बेसिक पर्पस यही होता है कि हम एक्चुअल कैश हमारे पास से कब जा रही है और उस एक्चुअल कैश के बेसिस पर हम लोगों ने क्या करना चाहिए उस एक्चुअल कैश के बेसिस पर हम लोगों ने ये पर्टिकुलर पेमेंट जो भी मंथ का होगा उसमें हम लोगों ने एंट्री कर देना चाहिए गॉट इट दिस पॉइंट से यस और नो Yes, Yes, sir. तो sir. इसके मैं आप लोगों को जो पास्ट ईयर में आए हुए जिसको सेल्फ प्रैक्टिस करना है जैसे मैंने बीईपी के क्वेश्चन की पास्ट ईयर की कुछ क्वेश्चन शीट ग्रुप में शेयर किया था राइट जो पास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस आए थे मैंने बीईपी यूनिट 1 के सेंड किया था वैसे ही मैं कैश बजट के भी कर दूंगा नाउ इट्स टाइम फॉर फ्लेक्सिबल बजट तो गाइस आर यू रेडी फॉर फ्लेक्सिबल बजट यस सर यस सर पहले तो हम समझते हैं ये फ्लेक्सिबल बजट का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ठीक है तो मैं आप लोगों के सामने एक नोट्स ओपन कर दूं एक थ्योरी की गिव मी सम टाइम ठीक है कहाँ गया आपका मैनेजमेंट नोट्स भाई भाई कहाँ है
मेरे ख्याल से मैंने इस वाले लैपटॉप में नहीं लिया है, न्यू वाले लैपटॉप में डेटा नहीं लिया है, पुराने लैपटॉप में नहीं। ये तो आपकी वो एमसीक्यूज की है, ये तो टेस्ट पेपर वाली है आप लोगों की। नहीं, मैंने यहाँ पर आप लोगों का डेटा नहीं लिया है, ठीक है। तो अभी हमें बुक्स की मटेरियल, मैंने आपको फ्लेक्सिबल बजट की ना एक पीपीटी वाली पीडीएफ शेयर किया है, राइट, ग्रुप में शेयर किया है। तो वहां से आप लोग एक बार थ्योरी गो थ्रू कर लेना, बाकी मैं फिर अपने नोट्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं अपने नोट्स पर ही आ जाता हूँ जो फिलहाल में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, जो फिलहाल में हमारे पास अवेलेबल है। सब लोगों का ध्यान है, स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन पे आपको नोट दिख रही है? हाँ सर। चलो, सबसे पहले मुझे एक चीज बात बताइए, फ्लेक्सिबल ये शब्द का मतलब क्या होता है? हालांकि मैंने इस चीज के ऊपर पहले भी चर्चा की है, बट एक बार थोड़ा फास्ट में और डिस्कस कर लेते हैं। फ्लेक्सिबल, मुझे बताइए इस शब्द का मतलब क्या होता है? अप एंड डाउन। अप एंड डाउन, ओके। और कोई अप एंड डाउन के अलावा? चेंजेस। चेंजेस, लचीला। लचीला। देखो इन्होंने बिल्कुल हिंदी में, शुद्ध हिंदी में शब्द लाया है, लचीला, ठीक है। मतलब जो चीज इजीली शेप चेंज कर सकती है अपना, जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो सकती है। बोलते हैं ना, आई एम टू मच फ्लेक्सिबल, ठीक है, माय नेचर इज फ्लेक्सिबल। तो क्या बोलने का मतलब ये होता है कि हम कहीं पर भी एडजस्ट हो सकते हैं, हम हर एक सिचुएशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हम फ्लेक्सिबल बजट भी एक अलग अलग सिचुएशंस के लिए बना के रखते हैं। हम कुछ प्रीडिटरमाइन करते हैं लेवल्स, हम कुछ सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना। रिजिड नहीं, त्रिवेणी, रिजिड का मतलब अलग होता है, ठीक है। पूर्वा आपने सही कहा, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना उसे फ्लेक्सिबल कहा जाता है। बट त्रिवेणी आपने वर्ड यूज किया रिजिड, ठीक है। रिजिड का मतलब होता है कड़क, ठीक है। कड़क मतलब एकदम टाइट, जो बदलता नहीं है, यानी कि ये अपोजिट शब्द है। ये फ्लेक्सिबल का क्या बोल सकते हो आप, एंटोनिम सही है, विलोम शब्द है। ओके, होप सो आपको बात समझ में आई। ये रिजिड का मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल का उल्टा शब्द है। ओके, तो फ्लेक्सिबल बजट की जस्ट एक बार थ्योरी गो थ्रू करते हैं। फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है, ये हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है क्या? इसकी एक बार जल्दी से हाँ नाम में जवाब दीजिए तो। हाँ सर। थ्योरी पढ़ के हो गई है? सर। ये मैं जो हाँ बातें भी सर। बोल रहा हूँ, मैं सारी बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या पहले? यस सर। ओके, sir. मुझे भी ऐसा याद आ Yes, रहा है, ये sir. नोट्स को देखते हुए मुझे याद आ रहा है कि यस, हम लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर, अगर किसी ने नहीं देखा है ना, तो मुझे जहां तक याद है हमने सेकंड या थर्ड डे की क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। अगर इफ आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने ग्रुप में प्लेलिस्ट शेयर किया है, आप सेकंड या थर्ड डे की क्लास एक बार जाके देखिए, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। हम थ्योरी डिस्कस करने से बेटर ज्यादा टाइम अभी क्वेश्चंस के सॉल्विंग के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक। आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो हम ये बजट बनाते हैं ना, फ्लेक्सिबल बजट, ये दो मेथड से बनती है इसकी फॉर्मेट। मैंने आपको कहा था ये फॉर्मेट फिलहाल में नोट डाउन मत करना। इस फॉर्मेट को क्या कहा जाता है पता है क्या? इस फॉर्मेट का नाम है कॉस्ट शीट बेस्ड मेथड। इस फॉर्मेट का नाम क्या है? कॉस्ट शीट बेस्ड मेथड। मतलब यहाँ पर जो हम फ्लेक्सिबल बजट तैयार करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे? कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के हिसाब से। आप लोगों ने सभी ने कॉस्ट शीट पढ़ा है क्या? फिफ्थ सेम में Sir. हाँ सर। याद है Yes, क्या? sir. क्या हाँ, क्या sir. ऐसा ही फॉर्मेट होता था कॉस्ट शीट का? प्राइम कॉस्ट निकालते थे पहले, ठीक है। कैसे निकलता था प्राइम कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट नेचर की चीजें सबको ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाता था? प्राइम कॉस्ट। Prime को। अच्छा, उसमें वो सब भी आता था, ओपनिंग Prime। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो सब डायरेक्ट मटेरियल में हम नेट ले लेते थे सब करके। फिर उसके बाद हम वेरिएबल ओवरहेड, हालांकि हमारा थोड़ा सा अलग होता है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, वहां पर फिर आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ जाते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड फैक्ट्री ओवरहेड आ जाते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड आ जाते हैं, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ये फॉर्मेट भी कुछ उसी से मिलता जुलता है क्या? हाँ सर। तो इसलिए इस मेथड का नाम क्या दिया गया है? इस मेथड का नाम दिया गया है, बोलिए क्या? कॉस्ट शीट मेथड, ठीक है। उसके बाद एक और मेथड होती है जो, जिसका फॉर्मेट यहां पर नहीं दिया, और जो चीज हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो वो चीज मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, ठीक है। तो सेकंड वाला फॉर्मेट में क्या कर रहा हूं, फिक्स बजट था, ओके, कोई इशू नहीं त्रिवेणी, चलेगा, ठीक है। बट क्लियर है ना आपको चीज? मेन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? चीज क्लियर रहनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं हम फॉर्मेट की। आप लोग भी प्लीज लिखना शुरू रखिए अपने कॉपी में। हम सेकंड जो मेथड होती है,
सेकंड मेथड होती है हमारी एक्सपेंसेस बेस्ड मेथड। सेकंड मेथड होती है हमारे पास क्लासिफाइड। क्लासिफाइड आप लोग भी साथों साथ लिखिए भाई, क्लासिफाइड एक्सपेंसेस मेथड। मतलब यहाँ पर हम जो फॉर्मेट बनाएंगे ना वो किसके हिसाब से बनाएंगे, एक्सपेंसेस के नेचर के हिसाब से बनाएंगे। हम एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन करते हैं, कितने टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए अगर बात करें तो हमारे पास एक होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। सभी को पता है कि अभी लिखना नहीं है, रुक जाओ थोड़ा देर, मैं बोलता हूं आपको लिखने के लिए तो फिर स्टार्ट करना, अभी समझा रहा हूं। मुझे बताइए वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब पता है कि सभी को क्या होता है? हाँ सर। सेमी वेरिएबल का भी मतलब पता है कि सभी को? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? और फिक्स्ड सर। एक्सपेंसेस का भी मतलब पता है क्या? हाँ सर। यस सर। ये अगर आपको तीनों एक्सपेंसेस का मतलब पता है तो बस हो गया। ठीक है सर, क्या हो गया? बस अगर आपको तीनों एक्सपेंसेस का मतलब क्लियर है तो आपका ये फ्लेक्सिबल बजट भी बड़े जल्दी सॉल्व हो गया, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो किसी को एक बार देख लूं। हाँ सर, यानी सभी के रिस्पॉन्स यस सर भी आए हैं। चलो, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है, क्लासिफाइड एक्सपेंसेस मेथड में फॉर्मेट कैसे बनेगा? तो यहाँ फॉर्मेट बनेगा आपका, बनाइए आप लोग। स्टेटमेंट रहेगा इन द बुक्स ऑफ, लिखना शुरू कीजिए ये वाला पोर्शन इधर का जो भी लिख रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ। मैं फॉर्मेट लिखवाते लिखवाते समझाते भी चलूंगा, ठीक है? और इस क्लास की हमारे पास लास्ट से भी 3 मिनट्स है, फिर इसके हम फर्दर न्यू क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ XYZ, जो भी कंपनी का नाम होगा वो। अब क्या बना रहे हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। और कौन से पीरियड के लिए बना रहे हैं तो वो पीरियड मेंशन कर देना है, फॉर द पीरियड ऑफ, फॉर द पीरियड ऑफ, जो भी पीरियड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने टेबल्स बनाने हैं पर्टिकुलर। फिर उसके बाद हमारे पास ये कॉलम फिक्स नहीं है, जो मैं अगला कॉलम जो बना रहा हूँ ना, ये मे बी 2 हो सकता है, मे बी 3 हो सकता है, मे बी 4 हो सकता है, मे बी 5 हो सकता है, मे बी 6 हो सकता है, मे बी 1 ही हो सकता है। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? क्योंकि ये कॉलम कितने बनाने ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। जैसे मुझे बताओ, जब अभी हम कैश बजट बना रहे थे तो क्या हमें पहले से पता होता था क्या कि अमाउंट के 3 ही कॉलम बनेंगे या 4 ही बनेंगे? वो तो क्वेश्चन वाला बताता था ना कि कितने पीरियड के लिए आपको बनाना है। वैसे यहां पर भी आपको बताएगा कितने यूनिट्स के लिए बनाना है। तो आपने यहाँ पर यूनिट्स, बेस यूनिट लिख देना है यहाँ पर, बेस यूनिट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लेवल बताएगा कि कौन से लेवल के लिए आपको बनाना है। ठीक है, आपको कैपेसिटी का लेवल्स बता दिया जाएगा। तो आपको ये कॉलम्स किसके लिए बनाने हैं? कैपेसिटीज के लिए। ठीक है, अब वो कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है, माइट भी हो 50% हो सकती है, माइट भी हो 70% हो सकती है, माइट भी हो 80%, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। ये मैं लिखकर यहाँ पर, मैं मतलब आप लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहता कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही % लेवल होता होगा। एनीथिंग, कोई भी लेवल आ सकता है, 5% का लेवल आ सकता है। तो यहाँ पर लेवल्स की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ठीक, यहाँ पर क्या होगी? तो सर फॉर्मेट में कैसा लिखे हम लोग? तो यहाँ पर आप लोग कैपेसिटी लिख लो और ये नंबर्स की जगह ना XX% लिख लो। 2 बार XX% लिखो, 2 बार XX%। शायद आप लोग को क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो मैं इरेज करके क्लियरली लिख देता हूँ, क्योंकि परसेंटेज फिक्स नहीं है ना, वो तो क्वेश्चन वाला बताएगा कि हमें, क्वेश्चन वाला बताएगा हमें कि कौन से परसेंटेज से हमने करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अभी फॉर्मेट में लिखते समय XX%, XX%, फॉर्मेट लिख रहे हैं ना अपन, XX%, 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 ऐसा आप लोगों ने फॉर्मेट में लिख लेना है। और ऊपर हेडिंग में क्या देना है यहाँ पर आप लोगों ने? कैपेसिटी। क्या देना है आप लोगों ने? कैपेसिटी। चलो, अब 1 बाय 1 लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका ए पॉइंट पर वेरिएबल एक्सपेंसेस। सबसे पहला क्या आ जाएगा यहाँ पर ए पॉइंट पर? हम सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंसेस को ले लेंगे। सर वेरिएबल एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो यूनिट के साथ बदलते हैं। ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस जो काय के साथ बदलते हैं? यूनिट के साथ बदलते हैं। मतलब जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी तो सर क्या क्या आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस के अंदर? डायरेक्ट मटेरियल। क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल। देखो जितना यूनिट बनाऊंगा उतना मटेरियल लगेगा, राइट? मैं जो 1 यूनिट बनाना